पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट की बात को सुनकर कि उन लोगों ने शादी के वक्त काव्या के मिल जाने के बाद एक दूसरे से अलग होने वाला डील किया था। याद आते ही सोना का दिल जोरों से धड़कने लगता है। सम्राट सोना को चुप देखकर आगे बोला, क्या हो गया सोना, तुम्हें याद है या तुम भूल गई? सोना सम्राट के सवाल पर अटकते हुए बोली, याद है। सम्राट लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए बोला, तो तुम बताओ क्या सोचा तुमने, क्योंकि काव्या बहुत जल्द वापस आ जाएगी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। तो तुम इस रिश्ते को अपनाना चाहती हो या फिर चली जाना चाहते हो? सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? सम्राट सोना को देखते हुए बोला है, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तुम बताओ, तुम यहाँ रहना चाहती हो या फिर जाना चाहती हो? सोना अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सम्राट से बोली, आप बताएं आपके लिए हमारा रिश्ता कैसा है? सम्राट कुछ देर सोचने के बाद बोला, पति पत्नी के जैसा है। सोना सम्राट की बात कर बोली, तो आप मुझे छोड़ना क्यों चाहते हैं? सम्राट सोना की बात को बीच में काट कर बोला, तुम क्या सोच रही हो, यही कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया अपने जरूरत के लिए? सोना सम्राट की सवाल पर बोली, और कुछ दूसरा सोच भी तो नहीं सकती ना? सोना की बात पर सम्राट अपने एक आईब्रो ऊपर करके बोला, आई थिंक कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैंने कहा था ना, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है मेरा। सोना एक गहरी सांस लेकर बोली, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? सम्राट तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें छोड़ दूं? ये सुनकर सोना के शरीर में एक डर की लहर दौड़ जाती है और उसकी आंखों में से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सम्राट काउच से उठकर सोना के पास आता है और उसके हाथ से दूध के गिलास को लेकर पास के टेबल पर रख देता है। सोना अपना सर झुका लेती है। सम्राट उसके चीन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सोना सम्राट ओबरॉय, मैं तुम्हें पब्लिकली अपने वाइफ अनाउंस करना चाहता हूं। सोना सम्राट के सीने पर मारते हुए बोली, आप जानबूझकर मुझे डरा रहे थे? सम्राट सोना को अपने पास खींच गले लगाकर बोला, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे नीचे, तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। सोना सम्राट को कसकर गले लगाकर बोली, आई फेल इन लव विद यू, मुझे नहीं पता, आपके बगैर मैं जिंदगी जीने के बारे में अब नहीं सोच पाती। सम्राट सोना से अलग होकर उसके चेहरे को पकड़कर सीरियस आवाज में बोला, सोना मुझसे प्यार करना तुम्हें बहुत दर्द दे सकता है, पल पल तुम्हें रोने पर मजबूर कर सकता है, इसलिए मुझसे प्यार मत करो। सोना सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, आपके साथ मैं हर दर्द तकलीफ को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपसे दूर नहीं हो सकती। सम्राट सोना के गाल को सहलाते हुए बोला, अक्सर प्यार तकलीफ देते हैं, और अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है तो तकलीफ भी बर्दाश्त कर लेना। सोना सम्राट के हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में भर अपने गाल पर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। सम्राट सोना के माथे पर चूम लेता है और कुछ देर बाद उससे दूर होकर कहता है, सारा दूध खत्म करो। सोना सम्राट की बात पर थोड़ी हैरान होते हुए बोली, लेकिन वो दूध आपके लिए था। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, जितना कहा उतना करो। सोना चुपचाप ग्लास उठाकर सारा दूध पी जाती है। सोना अपने मुंह को साफ करते हुए बोली, अब आपको सो जाना चाहिए, पूजा में आग की तपिश के कारण आपका चेहरा मुरझा गया है। सम्राट सोना के बालों को सहलाते हुए बोला, एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे डरती हो? सोना सम्राट की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, क्योंकि आप बिल्कुल अपनी नीली आंखों से बागड़ बिल्ले की तरह मुझे घूरते हो। और ये कहते कहते हो सोना चुप हो जाती है, क्योंकि सम्राट उसे बुरी तरीके से घूर रहा था। सोना अपनी भूरी आंखों को टिमटिमाते हुए सम्राट को देखने लगती है, तो सम्राट जिसके हाथ में सोना के बालों पर थे, वो मजबूती से उसके बालों को अपने मुट्ठियों में भरकर उसका चेहरा अपने पास लाकर बोला, वाई डू यू मेक मी एंग्री सोना? सम्राट के इस तरीके से बाल को खींचने पर सोना के मुंह से एक आह निकल जाती है और वो अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, आपने पूछा ना कि मैं आपसे डरती हूं या फिर नहीं, तो मैं बस बता। सम्राट सोना के होठों को अपने होठों से छूते हुए बोला, चुप रहो, कितना बोलती हो, जरूर उस बातूनी लड़की की संगति लग गई है तुम्हें। सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सम्राट को देखने लगती है, तो सम्राट उसके होंठ को हल्का सा बाइट करके कहता है, चलो सोते हैं, मुझे अब नींद आ रही है। सोना ग्लास को दिखाते हुए बोली, ग्लास रखकर। सम्राट सोना को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल पर उठा लेता है और बिस्तर की तरफ ले जाता है, जैसे वो सोना की बातों को इग्नोर कर रहा हो। सोना भी कुछ नहीं कहती और दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर सो जाते हैं। अमरावती मित्तल मैंशन। काव्या और कशिश एक ही बिस्तर पर सोए हुए थे, बीच में तकिया रखा हुआ था। अचानक कशिश नींद में सिसकने लगता है। काव्या को जब किसी की सिसकने की आवाज सुनाई देती है, वो उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है, तो उसकी नजर कशिश पर जाती है।
जिसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे, शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा था। काव्या कशिश के कंधे पर हाथ रख उसे उठाते हुए बोली, उठो कशिश। कशिश अपनी आंखें खोलो। कशिश काव्या के कई बार उठाने के बाद जाकर उठता है। कशिश गहरी सांस ले रहा था। काव्या उसे पानी देती है तो कशिश एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर देता है। कशिश के थोड़ा नॉर्मल होने के बाद काव्या उसे देखते हुए बोली, यू आर ऑक, तुम बुरा सपना। कशिश बिस्तर से उतरते हुए बोला, डोंट वरी अबाउट मी, इट्स अ हैबिट, सो योर स्लीप। काव्या कशिश की बात पर बोली, तुम इतनी रात। कशिश काव्या की बात को बीच में काटकर बोला, तुम मेरी बीवी हो सिर्फ नाम के लिए, बाकी चार दीवारी के अंदर हमारा कोई रिश्ता नहीं है और इसलिए जोड़ने की कोशिश भी मत करो। काव्या कशिश की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोली, एक्सक्यूज मी, मैं भी मरी नहीं जा रही हूं तुम्हारे साथ रिश्ते जोड़ने के लिए। तुम जैसे इंसान से तो कोई उम्मीद ही नहीं रख सकता, तो मत रखो कोई उम्मीद। तुम्हें कौन कह रहा है मुझसे उम्मीद रखने के लिए? जैसी हो वैसी रहो, मुझसे कुछ भी एक्सेप्ट करने की जरूरत मत करना। कशिश ने काव्या की बात को बीच में काट कर कहा। काव्या गुस्से भरी नजर से कशिश को घूरती है और इग्नोर कर चुपचाप बिस्तर पर लेटकर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। कशिश एक नज़र काव्या को देखने के बाद उस कमरे से निकल जाता है और स्टडी रूम में आ जाता है। स्टडी रूम में एक सीक्रेट रूम बना हुआ था। कशिश सीधा वहां चला जाता है। कशिश उस कमरे की लाइट ऑन करता है तो वहां पर बहुत सारी तस्वीरें थी। एक में 12 साल का कशिश और उसके साथ एक 18 साल की खूबसूरत लड़की थी। कशिश उस लड़की की तस्वीर को छूते हुए नम आवाज में बोला, सबको हिसाब बराबर करना होगा। जिस तरीके से आपको मुझसे दूर किया गया, उसी तरह से उनके घर की खुशियां भी मैं छीन लूंगा। रोएंगे सब पल पल, लेकिन मैं बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगा। ये कहते हुए कशिश की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। कशिश उस तस्वीर को चूम लेता उस कमरे बाहर आ जाता है और रात भर वापस अपने कमरे में नहीं जाता। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। काव्या सबको नाश्ता सर्व करती है। नित्या कशिश की तरफ देखते हुए बोली, भाई मेरे रिजल्ट आ चुके हैं, तो मैं कह रही थी कि मास्टर्स मैं यहीं से कंप्लीट कर लूं। कशिश नित्या की बात पर बोला, अगर तुमने फैसला ले लिया है तो मैं यूनिवर्सिटी में बात करता हूं, बाकी तुम अपनी मॉम डैड से पूछ लो। नित्या इंद्र और रागिनी की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग चले जाओगे ना दिल्ली? रागिनी नित्या की बात पर बोली, अब अगर तुमने फैसला ले ही लिया है यहाँ पर पढ़ने का तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। फिर कशिश की तरफ देखते हुए, अंडरस्को इस लड़की के ऊपर अच्छे से ध्यान देना और हमें भी चलना है क्योंकि काम को बीच में नहीं छोड़ सकते। काव्या रागिनी की बात पर बोली, लेकिन चाची आप इतना जल्दी जाने की बात कैसे कर सकती हैं? 2 दिन पहले ही तो आए हैं, आपको तो रुकना चाहिए। रागिनी काव्या की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा जी आपकी और कशिश की अभी अभी शादी हुई है, इस तरीके से आप दोनों के शादीशुदा जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करेंगे। आप दोनों को तो साथ में एंजॉय करना चाहिए अभी। काव्या की बोलती रागिनी की बात पर बंद हो जाती है। कशिश तिरछी नजर से काव्या को देखने के बाद फिर से अपना नाश्ता करने लगता है। नित्या शरारती नजरों से कशिश को देखते हुए बोली, भाई आप मम्मी की बात पर शर्मा आ गए ना? कशिश नित्या को घूरते हुए बोला, तुम कुछ ज्यादा ही आजकल इंटरेस्ट नहीं लेने लगी हो दूसरों की जिंदगी में। चुपचाप अपना नाश्ता कंप्लीट करो और हाँ, शाम तक मैं तुम्हें फॉर्म भेज दूंगा यूनिवर्सिटी का, फॉर्म भरकर सबमिट कर देना। नित्या मुंह बनाते हुए चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। इंद्र काव्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम भी बैठ जाओ बेटा, साथ में नाश्ता करते हैं। काव्या इंद्र की बात पर अपना सिर हिलाती है और खुद भी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाती है। इधर ओबरॉय विला सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। हमेशा की तरह अदिति अपने खाने पर टूट पड़ी थी। शोभित अदिति के चेहरे पर लगे खाने को देखता है और मुंह बनाते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। विप्लव अदिति को टिश्यू पेपर देते हुए बोला, बनी तुम्हारे चेहरे पर सब्जी लगी हुई है, अच्छे से खाओ। अदिति मासूम सा चेहरा बनाकर विप्लव की तरफ अपना चेहरा करती है तो विप्लव मुस्कुराते हुए अदिति के चेहरे पर लगे खाने को साफ कर देता है। सम्राट सोना की तरफ देख उसे बैठने का इशारा करता है तो सोना सब लोगों की तरफ इशारा कर देती है। सम्राट तेज आवाज में बोला, बीवी मुझे साथ में नाश्ता करना ज्यादा अच्छा लगता है, चुपचाप बैठो। सोना सम्राट की तेज आवाज पर हड़बड़ा जाती है और जल्दी से कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। वैशाली जो कि सोना के बगल में ही बैठी हुई थी, उसके कान में धीरे से बोली, आपका बागर बिल्ला एक बार थोड़ी तेज आवाज में म्याऊं क्या करता है? आप तो चूहिया की तरह सिकुड़कर बैठ जाती हो। सोना वैशाली की बात पर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, तो मैं और क्या कर सकती हूँ? वैशाली सोना को घूरते हुए बोली, आपको कहना चाहिए था सबके खाने के बाद खाऊंगी। सोना वैशाली को घूरते हुए बोली, 1 मिनट, मुझे तुम्हें सिखाना है, तुम्हें मुझे नहीं।
वैशाली अपने एटीट्यूड में बोली, हम नहीं बदलने वाले, हाँ गाली देना छोड़ देंगे लेकिन साला ये पति की गुलामी हमसे नहीं होती। सोना वैशाली की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, लगता है अमृत भैया तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं। वैशाली सोना की बात पर दांत दिखाते हुए बोली, हमने कल उसे इतना परेशान किया कि बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। सोना हैरानी से वैशाली की तरफ देखने लगती है तो वैशाली मुस्कुरा देती है और सोना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पूरा ब्रेकफास्ट करने के बाद सारे लड़के अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अदिति शोभित के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। शोभित जब लैपटॉप बैग लेकर कमरे से बाहर आता है तो अदिति से टकरा जाता है। शोभित खुद को संभालते हुए गुस्से से बोला, तुम यहाँ पर खंभे की तरह क्यों खड़ी हुई हो? अदिति पाउट बनाते हुए बोली, वो मैं पूछ रही थी क्या मेरी मम्मा के बारे में कुछ पता चला? शोभित अदिति के क्यूट से बिहेवियर पर कुछ देर उसे देखता है, फिर उसे घूरते हुए कहता है, गूगल नहीं हूं मैं जो तुम्हारी माँ को एक ही पल में ढूंढकर तुम्हें दे दूंगा, कुछ वक्त लगता है। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, कितना वक्त लगता है? शोभित एक गहरी सांस लेकर बोला, एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुई थी तब उल्टा पैदा हुई थी या फिर सीधा पैदा हुई थी? अदिति शोभित की बात पर कंफ्यूज होकर बोली, वो तो मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन अगर मम्मा मिल जाए तो? शोभित अदिति की बात को बीच में काटकर बोला, हाँ अगर तुम्हें तुम्हारी मम्मा मिल जाए तो तुम उनसे पूछोगे कि तुम उल्टा पैदा हुई थी या फिर सीधा? तो चलो मैं बता देता हूँ, तुम उल्टा पैदा हुई थी, इसीलिए तुम्हारा दिमाग घुटने में है। अदिति फिर से कंफ्यूज होकर बोली, इसका मतलब जब मैं पैदा हुई थी तब आप? शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, तुम्हारी माँ की वार्ड में था, इडियट। कुछ भी अपने दिमाग में फालतू मत लाया करो, मैं तुम्हारे माँ को ढूंढ लूंगा। अदिति अपना हाथ आगे करके बोली, प्रॉमिस करो आप बहुत जल्दी मेरी मम्मा को ढूंढ लोगे क्योंकि मुझे वापस जाना है और कॉलेज में एडमिशन लेना है। शोभित अदिति के हाथ को एक नज़र देख उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है तो अदिति उसके हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। शोभित अपने हाथ जल्दी से पीछे कर लेता है और जाते हुए कहता है, ज्यादा किसी से बात मत करना और हाँ किसी को परेशान भी मत करना, शाम को आऊंगा तो तुम्हारी अगर मुझे शिकायत मिल गई ना तो बहुत पिटाई करूंगा। अदिति थोड़ी तेज आवाज में बोली, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, मैं तो गुड गर्ल। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अदिति रुक जाती है क्योंकि शोभित उसकी बातों को इग्नोर करके जा चुका था। अदिति मुंह बनाते हुए खुद से बोली, ये तो बहुत ज्यादा खड़ूस अंकल है। विप्लव अदिति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बनी चलो मैं तुम्हें आज मॉल लेकर चलता हूँ। अदिति विप्लव की बात पर बोली, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं सीनियर के अलावा किसी और का पैसा यूज नहीं करती। विप्लव कंफ्यूज होकर बोला, सीनियर ये कौन है? अदिति शोभित के बारे में बताते हुए बोली, उनका नाम शायद शो सुमित है। विप्लव अदिति के सिर पर हल्का सा मारकर बोला, पागल, सुमित नहीं शोभित नाम है और वो मेरे भाई हैं। अदिति अपने माथे को सहलाते हुए बोली, हाँ वही, मैं उनके अलावा किसी और का पैसा यूज नहीं करती। विप्लव अदिति के हाथ को पकड़कर बोला, चलो हम लोग मॉल चलते हैं और अगर तुम्हारा सीनियर तुम्हें कुछ कहे तो मेरा नाम ले देना। अदिति विप्लव की बात पर कुछ नहीं कहती और उसके साथ नीचे आ जाती है। इधर नीचे सभी लोग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके थे। सम्राट सोना से बोला, मेरा टिफिन बॉक्स। सोना सम्राट के हाथ में टिफिन बॉक्स देते हुए बोली, ये रहा आपका टिफिन बॉक्स। शोभित, विराट और अमृत को भी टिफिन बॉक्स दे देती है। सम्राट खुन्नस में सोना को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। अमृत, शोभित और विराट एक साथ बोले, हम उनके देवर हैं। सम्राट उन तीनों को घूरते हुए बोला, और तुम मेरे भाई हो। अमृत सम्राट के कंधे को थपथपाकर बोला, वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं सम्राट की, हम तुम्हारे भाई हैं तो हम लोगों से ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करने की कोशिश मत करो। सम्राट अमृत की बात पर मुंह बनाते हुए सोना के कान में धीरे से बोला, तुम्हें तो रात को बताऊंगा मैं। सोना सम्राट की बात पर अपना सिर हिला देती है। सम्राट सोना के गले पर बाइट करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। वैशाली सोना के गले को देखते हुए गुस्से से बोली, हम इस बागड़ बिल्ली को छोड़ेंगे नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को काटने की, नोच डाला हमारी बहन के गले को। विप्लव जो कि अदिति को लेकर नीचे आ चुका था, वैशाली की बात पर बोला, उसे नोचना या काटना नहीं कहते वैशाली, उसे लव बाइट कहते हैं। निर्जला विप्लव के कान को पकड़ते हुए बोली, तुम्हें बहुत पता है बच्चे। विप्लव अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, उच्चाओ, हम बड़ी माँ वो कॉलेज। रचना विप्लव को घूरते हुए बोली, कॉलेज तुम ये सब सीखने जाते हो विप्लव, कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? रचना की गुस्से भरी आवाज पर जल्दी से उसने बोला, नहीं मॉम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है।
वैशाली हंसते हुए बोली, इतनी खूबसूरत शक्ल होने के बावजूद क्या फायदा, जो कोई लड़की तुम्हें लाइन नहीं मारती तो किसी काम के नहीं हो तुम। रचना वैशाली की बात पर कटाक्ष भरी आवाज में बोली, दिखने में तो तुम भी अच्छी खासी हो वैशाली, तो कितने लड़कों को फंसाया था अमृत की तरह। रचना की इस बात पर सब लोग वैशाली और रचना को देखने लगते हैं। वैशाली रचना की बात का जवाब देते हुए मुस्कुराकर बोली, अब का करे काकी सासू, हमारा जलवा ही ऐसा था बनारस में कि कोई लौंडा हमारे करीब आने की कोशिश नहीं करता था। विप्लव वैशाली की बात पर एक्साइटेड होते हुए बोला, क्या तुमने वहां लड़कों की पिटाई की थी। वैशाली विप्लव की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, तुम सिर्फ पिटाई की बात करते हो, हमने गंगा घाट में इतने लोगों को डुबो डुबो कर मारा है, ना कि साला कोई माई का लाल। रचना वैशाली की बात को बीच में काटकर बोली, मुझे पहले इतना तो पता था कि तुम एक जाहिल गवार लड़की हो, लेकिन आज पता चल गया कि तुम एक नंबर की बदतमीज और गुंडी भी हो। वैशाली रचना की बात पर बोली, सॉरी काकी सासू, हमको पता नहीं था कि आपको हमारे बारे में इतनी अच्छी तरीके से पता चल गया। रचना कुछ देर वैशाली को घूरने के बाद अपने कमरे की तरफ चली जाती है। निर्जला वैशाली के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रचना की बातों का बुरा मत माना करो। वैशाली निर्जला की बात को टालते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, हमको उनकी बातों का बुरा नहीं लगता है, बल्कि अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो हमसे लड़ने को हमेशा तैयार रहता है। निर्जला वैशाली की बात पर मुस्कुरा देती है। वैशाली विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, तुम कहाँ जा रहे हो इस खरगोशिया को लेकर। अदिति वैशाली की बात पर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, खरगोशिया नहीं कहते बनी कहते हैं। वैशाली अदिति के बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ हमारी बनी रानी, वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ जा रही हो अपने इस कंगारू के साथ। विप्लव घूरकर वैशाली की तरफ देखता है और अदिति मुस्कुराते हुए वैशाली से कहती है, वापी मुझे मॉल लेकर जा रहा है घुमाने के लिए, एक काम करते हैं ना, आप भी चलो हमारे साथ। वैशाली अदिति की बात पर सोना की तरफ देखते हुए बोली, दीदी आप भी चलो ना हमारे साथ। मैं तो चलूंगी, कितने दिन हो गए मुंबई आए, अभी तक घूमी नहीं हूं मैं। सोना निर्जला की तरफ देखती है तो निर्जला मुस्कुराते हुए कहती है, जाओ घूम कर आ जाओ बच्चों के साथ, लेकिन शाम होने से पहले आ जाना। सोना निर्जला की बात पर अपना सिर हिला देती है और चारों मॉल के लिए निकल जाते हैं। ओबरॉय कंपनी सम्राट अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी सम्राट का फोन बजने लगता है। सम्राट कॉल अटेंड करते हुए बोला, बोलो शेख। शेख थोड़ा घबराकर बोला, बॉस वो लेडी बॉस और विप्लव सर के साथ वो बच्ची और अमृत सर की वाइफ मॉल निकले हैं। सम्राट अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, ओके। गार्ड्स गए उनके साथ। शेख घबराते हुए बोला, विप्लव बॉस ने मना कर दिया। लेकिन मैंने। सम्राट शेख की बात को बीच में काट गुस्से से बोला, तुमसे कहा था ना मैंने मेरी फैमिली के हर मेंबर के ऊपर नजर रखना, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है शेख। शेख ने जल्दी से बोला, मैंने गार्ड भेजे हैं बॉस। सम्राट गहरी सांस लेकर लेकर बोला, उनके ऊपर नजर रखो, अगर कुछ भी अजीब नजर आता है तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। शेख ओके बॉस कहता है तो सम्राट कॉल कट कर देता है। कॉल कट होते ही राजीव अंदर आते हुए सम्राट से कहता है, मिस्टर बत्रा आए हैं, तुम्हारी मीटिंग है उनके साथ, कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहे हैं। सम्राट एक गहरी सांस ले कुर्सी से खड़ा हो जाता और अपने कोट का बटन लगाते हुए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ निकल जाता है। इधर इन्फिनिटी मॉल। सोना, विप्लव, वैशाली अपना सिर उठाकर पूरे मॉल को घूर घूर कर देख रही थी। उसकी नजर केएफसी काउंटर पर जाती है। अदिति अपने कदम उस तरफ बढ़ा देती है। विप्लव जल्दी से अदिति के हाथ को पकड़कर बोला, बनी शॉपिंग के बाद खाएंगे, फिर तुम्हारे साइज के कपड़े भी लेने हैं। अदिति केएफसी की तरफ इशारा करते हुए बोली, लेकिन मुझे भूख लगी है। विप्लव अदिति को खींचते हुए बोला, उधर मत देखो, तुम्हें भूख नहीं लगेगा चलो। अदिति जैसे तैसे मुश्किल से अपना चेहरा आगे करती है और विप्लव के साथ लेडीज सेक्शन की तरफ चली जाती है। वैशाली पूरे मॉल को देखते हुए सोना से बोली, अब हमको समझ आया, मुंबई इतना फेमस क्यों है भाई, यहाँ की हर एक चीज इतनी लग्जूरियस जो है। सोना वैशाली की बात पर मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिला देती है और उसे लेकर लेडीज सेक्शन की तरफ आ जाती है। विप्लव दो ड्रेस लाकर वैशाली और सोना के सामने रखते हुए बोला, आप लोग इसे चेंज करके आओ। वैशाली और सोना उस ड्रेस को देखने लगते हैं जो कि फुल लेंथ थी और काफी खूबसूरत थी। दोनों उस ड्रेस को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों उसे चेंज करके आती हैं। विप्लव उन दोनों को देखते हुए कंप्लीमेंट के साथ बोला, आप लोग सच में काफी खूबसूरत हो। वैशाली विप्लव की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोली, काहे तुमको पहले का लगा, मेकअप लगाकर घूमते हैं हम।
विप्लव जल्दी से बोला, अरे मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो ये कह रहा था कि। सोना विप्लव को शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाए, वो बस आपको परेशान कर रही है। विप्लव एक राहत की सांस लेकर बोला, मुझे भी मास्टर्स के लिए कॉलेज जाना है और उसके लिए मुझे शॉपिंग करनी है अपने लिए, मेरी मदद कौन करेगा। सोना विप्लव की बात पर कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद बोली, मुझे भी सिद्धू के लिए कुछ कपड़े लेने थे, मैंने उससे प्रॉमिस किया था। विप्लव मुस्कुराते हुए बोला, बस नेकी और पूछ पूछ, चलिए साथ में करते हैं शॉपिंग। सोना अपना सिर हिलाती है और विप्लव के साथ मेन सेक्शन की तरफ चली जाती है। वैशाली अदिति के पास जाने लगती है कि कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है। वैशाली पलटकर देखती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। किसने वैशाली के हाथ को पकड़कर उसे रोक लिया है? कौन है ये? आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।